Hey guys, welcome to Lossified. Today we will be dealing with Article 12 of the Indian Constitution. तो देखो बच्चे लोग, आर्टिकल 12 जो होता है ना, ये सबसे पहली चीज़ होती है नॉर्मली जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान से और खुशी से पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कंटेंट होता है कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो प्री में इससे रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट है और मेंस में अगर आर्टिकल 12 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हमें क्या लिखना है, ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वॉच द वीडियो टिल द एंड। हियर वी गो। तो देखो, सबसे पहले बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में इंश्राइंड हैं, ये हमें मिलते हैं अगेंस्ट द स्टेट ओनली एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, राइट। अगेंस्ट स्टेट ही हम फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं। और ये बात हेल्ड हुई थी केस ऑफ पीडी शमदसानी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपके पास अच्छा खासा स्पेस है तो आप आर्टिकल 12 की शुरुआत इसी से करेंगे कि भाई हम आर्टिकल 12 क्यों पढ़ते हैं, स्टेट के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमेशा इन्फोर्स किए जा सकते हैं अगेंस्ट द स्टेट ओनली, राइट। इसलिए हम स्टेट की डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो पीडी शमदसानी केस में क्या हुआ था कि पिटिशनर एक एप्लीकेशन ले गया था अंडर आर्टिकल 32। इन्होंने कहा कि मेरा आर्टिकल 19(1)(f में जो प्रॉपर्टी का राइट है और 31 में जो प्रॉपर्टी का राइट है, ये इन्फ्रिंज हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ अनदर प्राइवेट पर्सन, और वो प्राइवेट पर्सन था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटिशन को डिसमिस किया और कहा कि नाइदर आर्टिकल 19(1)(f नॉर 31, ये दोनों ही आर्टिकल नहीं इंटेंड करते हैं कि ये प्रिवेंट करेंगे किसी एक आदमी को अगेंस्ट द रॉन्गफुल इंडिविजुअल्स एक्ट, है ना। ये किससे प्रिवेंट करेंगे? ये प्रिवेंट करेंगे स्टेट एक्शन से, ठीक है। तो ये केस से हमको शुरुआत करनी है। अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले लिखना डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन अगली हेडिंग। क्यों पढ़ रहे हैं हम स्टेट की डेफिनेशन? ये हमने पीडी शमदसानी से देख लिया। अब हम डेफिनेशन है क्या। तो देखो, पहला तो लेजिस्लेचर हो गया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ठीक है, दोनों लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, ठीक। फिर ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भाई ये देखो, एग्जीक्यूटिव समझ में आता है, लेजिस्लेचर समझ में आता है, लोकल अथॉरिटीज़ भी चलो समझ में आ जाती है। ये क्या दिक्कत तलब बात है? अदर अथॉरिटीज़, ये कौन सी अथॉरिटीज़ हैं? इसी सवाल को लेके बहुत सारे केसेस आए और इसी सवाल को लेके हम पूरा आर्टिकल 12 रीड करते हैं कि ये अदर अथॉरिटीज़ का क्या इंटरप्रिटेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 12 को, जो कि हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई में। तो देखो क्या है बात कि इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अदर अथॉरिटीज़ कुड ओनली इंडिकेट अथॉरिटीज़ ऑफ अ लाइक नेचर, मतलब जो मिलता जुलता काम कर रही हैं वही अथॉरिटीज़ होंगी। और इस केस में मद्रास हाई कोर्ट लाया एक रूल जिसे हम कहते हैं जुस्डम जेनेरिस, ठीक है। जुस्डम जेनेरिस नाम का रूल जो था वो इसी केस में इवॉल्व हुआ। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा जाता है कि जुस्डम जेनेरिस का रूल कहाँ से आया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई से आया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अथॉरिटीज़ एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शंस ही आप स्टेट की डेफिनेशन में कंस्ट्रू कर सकते हो। इट कुड नॉट इंक्लूड पर्सन्स, नेचुरल हो, जुरिस्टिक हो या यूनिवर्सिटी हो जो कि स्टेट मेंटेन करे, ये सब स्टेट में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच लिया गया शांताबाई के केस में। अब आगे बढ़ो, लिटरल इंटरप्रिटेशन, दिस हैज़ टू बी लिबरल। रिस्ट्रिक्टेड के बाद थोड़ा लिबरल इंटरप्रिटेशन आया इन द केस ऑफ उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ कि ये जो टेस्ट इवॉल्व किया गया था जुस्डम जेनेरिस को यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और शांताबाई केस में, तो इस केस में इस केस को नकार, मतलब इस रूल को नकार दिया गया, ठीक है। और कहा गया कि जुस्डम जेनेरिस रूल could not be resorted to in interpreting this expression, ठीक है।
इस रूल को इसमें बंद कर दिया गया, नहीं रिकॉग्नाइज किया गया। आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदर अथॉरिटीज इज वाइड इनफ टू इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट, ठीक है, ऑन होम द पावर्स आर कन्फर्ड बाय लॉ। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट कोई अथॉरिटी बना रही है तो वो इंक्लूड होगा आपका मतलब स्टेट की डेफिनेशन में, ठीक है। ये 3 डेफिनेशंस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। ये देखो एक स्लाइड में अकेला केस क्यों है, क्योंकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 केस तो लिखने ही लिखने हैं। उसमें उज्जमबाई थोड़ा सा उज्जमबाई और स्टेट ऑफ राजस्थान वाला जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वाला है वो इतना शायद ना भी इंपॉर्टेंट हो, अगर स्पेस कम हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन सुखदेव तो आपको लिखना ही लिखना है। सुखदेव सिंह वर्सेस सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला केस का जो मतलब टेस्ट लेट डाउन था उस केस में वो फॉलो किया गया, और किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को बोला गया कि ये हैं ONGC, ये सब स्टेट हैं, स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। LIC है ना, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सब अथॉरिटीज़ हैं विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर दे आर स्टेट। याद होता क्या? एक बार वापस देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, और उसके बाद सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ज़्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन आया रमना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इस केस में एक टेस्ट ले डाउन किया गया जिसे हम कहते हैं एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो अगर एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी है कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का, तो क्या कहते हैं, वो बॉडी अगर एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी है गवर्नमेंट की तो उसको हम अदर अथॉरिटी में कंस्ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी है कि नहीं है ये कैसे पता करेंगे? तो ये 5 जो टेस्ट हैं इससे पता करेंगे। तो पहला तो टेस्ट है अबाउट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो अगर स्टेट का जो फाइनेंस है वो ही चीफ फंडिंग सोर्स है किसी भी कॉरपोरेशन का, तो वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी या एजेंसी होगी। स्टेट का अगर डीप और परवेजिव कंट्रोल है तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी होगी। फंक्शनल कैरेक्टर जो है वो इन एसेंस गवर्नमेंटल है, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो स्टेट होगा। अगर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ कॉरपोरेशन तो स्टेट होगा। whether the corporation enjoys monopoly status which is state conferred or state protected। तो अगर स्टेट ने एक मोनोपोली या मोनोपोली स्टेटस दे रखा है या प्रोटेक्ट कर रखा है तो भी एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी होगी। तो ये 5 टेस्ट अभी घोल के पी जाओ, इसका यहीं पे स्क्रीनशॉट लीजिए और ये 5 टेस्ट को घोल के पी जाइए, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही है, RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यही सेम केस अप्लाई किया गया सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। और इसमें कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है BPC वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये फॉल करती है विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन स्टेट यूज्ड इन आर्टिकल 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस फिर से वो है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इस केस में क्या हुआ था, सोसाइटी थी जो कि रजिस्टर्ड थी अंडर दी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, और इसको हेल्ड किया गया था कि ये एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी है स्टेट की और इसीलिए ये स्टेट है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। ये जो सोसाइटी थी इसका कॉम्पोजिशन डिटरमाइन किया जाता था बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो इसके एक्सपेंसेस थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, जो रूल्स बने हुए थे उसमें स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, जो सोसाइटी थी उसको गवर्नमेंट के सारे डायरेक्शन से कंप्लाई भी करना था। तो ये सब जो बातें निकल के आई ना अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब में, ये रमना दयाराम शेट्टी वाला सारा टेस्ट को फुलफिल कर रही थी और इसीलिए इस केस में जो सोसाइटी थी उसको होल्ड किया गया कि ये एक स्टेट है। फिर अगला इंपॉर्टेंट केस आता है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस ब्रोजोनाथ गांगुली।
इसमें जो ये सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है ये वाली, इसको भी स्टेट बोला गया। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी थी विच वॉज होली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वॉज मैनेज्ड बाय चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु वर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसीलिए ये था स्टेट। आगे बढ़ते हैं, शीला बरसे वर्सेस सेक्रेटरी चिल्ड्रंस एड सोसाइटी। अब देखो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो जो टेस्ट हमने पहले पढ़ा है और अब जो मैं केसेस बोल रही हूँ उनके लाइट में पढ़ने की कोशिश करो इन केसेस को। तो शीला बरसे वाले केस में कोर्ट ने कहा कि जो चिल्ड्रंस एड सोसाइटी है ये रजिस्टर की गई है अंडर दी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, है ना, और इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंटालिटी है स्टेट की और एक्सप्रेशन में लाई करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रदीप कुमार विश्वास। देखो ये सब केसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो इस स्लाइड में केसेस हैं ये सब वन लाइनर केसेस हैं, इनको इसलिए ऐसे पढ़ो कि ये प्री में अगर आए तो आप आंसर लिख पाओ। तो प्रदीप कुमार विश्वास में जो CSIR करके ऑर्गेनाइजेशन होती है, CSIR है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको भी इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट बोला गया। फिर जी बासिरेड्डी वाले केस में आते हैं, इसमें जी बासिरेड्डी वर्सेस इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस केस में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन and has been set up as non-profit research and training center to help developing countries to alleviate rural poverty and hunger in various ways। इसीलिए ये चूँकि इंटरनेशनल बॉडी है इसीलिए ये स्टेट नहीं है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट कोई रिट पिटिशन अलाउ नहीं की जा सकती। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट केस ऑफ जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे हम कहते हैं BCCI वाला केस। इसमें क्या हुआ कि क्वेश्चन क्रॉप अप हुआ कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया जो BCCI है ना, ये स्टेट है कि नहीं है। तो इस केस में ये क्वेश्चन पूछा गया और थोड़ा रूल आउट किया गया कि द बोर्ड वाज नॉट क्रिएटेड बाय एनी स्टैट्यूट, ठीक बात, इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, प्रैक्टिकली कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं दी जा रही है बोर्ड को, है ना, तो मोनोपोली स्टेटस लेकिन है बोर्ड का, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बोला गया कि इस स्टेट मतलब इस जो ऑर्गेनाइजेशन, तो इस केस में जो बोर्ड था वो जितने भी फंक्शंस कर रहा था टीम सेलेक्ट करने के, ये सब एक प्राइवेट इंडिविजुअल का काम था और ये स्टेट का कोई काम नहीं था, और इसीलिए BCCI वाज हेल्ड नॉट टू बी अ स्टेट। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जुडिशरी स्टेट में इंक्लूडेड है कि नहीं है। ये कभी कभी उत्तर प्रदेश के पेपर में ये अलग से भी पूछा गया है, और उत्तर प्रदेश के पेपर में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा आता है, 50% जो पेपर 1 होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी लेक्चर जो लॉसिफाइड पे आ रहा है उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, उसमें कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश के पेपर की हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो देखो क्या है कि नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है और AR अंतुल्य वर्सेस RS नायक केस है। तो सबसे पहले नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा गया कि even if a court is the state, a writ under Article 32 cannot be issued to the High Court of a competent jurisdiction against its judicial orders because such orders cannot be said to violate the fundamental right। मतलब ये कि कुछ भी हो जाए कोर्ट आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि तुम उसके अगेंस्ट रिट नहीं ला सकते हो, ठीक है। फिर AR अंतुल्य केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी 7 जजेस की, ठीक है, 7 जजेस की बेंच बैठी AR अंतुल्य केस में, और ये होल्ड हुआ कि वेयर इट हैज़ बीन हेल्ड दैट court cannot pass an order or issue a direction which would be violative of fundamental rights of citizens। It can be said that the expression state as defined in Article 12 of the Constitution includes judiciary also। तो देखो कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकती है जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही हो, इसलिए ये स्टेट है। तो देखो स्टेट के 2 फंक्शंस होते हैं जो इससे निकल के आए, एक तो जहाँ पे वो जुडिशरी के 2 फंक्शंस होते हैं जो ऐसे निकल के आए। अगर वो ऑर्डर्स पास कर रही है तो कोई भी ऑर्डर वायलेटिव नहीं हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए वो स्टेट है, लेकिन उसके अगेंस्ट रिट नहीं लाई जा सकती उसके डिसीजन के अगेंस्ट, इसलिए वो स्टेट नहीं है, है ना। तो ये
कोर्ट के डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि वो स्टेट है कि नहीं है, और ये होल्ड हुआ था AR अंतुले वर्सेस RS नायक में. दैट्स इट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए. दैट्स इट फ्रॉम लॉसिफाइड. ऑल द बेस्ट.